मित्रों, आप सभी का मॉडलिंगवा के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। नए साल में सबसे पहले आपको नए साल की बधाइयां देता हूं। और इस नए साल की शुरुआत में जो एक एजेंडा था मेरे माइंड में लंबे समय से, तो मैंने सोचा चलो इसी की शुरुआत, आज नए साल की शुरुआत हम उसी एजेंडा को पूरा करने से करते हैं। और वो एजेंडा था हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इसके लिए हम लोगों ने एक हिंदी स्कॉलर स्टॉक सीरीज स्टार्ट किया है। और उस सीरीज में सबसे पहले मैं डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता आदित्य जी का स्वागत करना चाहता हूं आज आपको आपके सामने में। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता ने डॉक्टरेट किया हुआ है। और ये राजभाषा विभाग में लंबे कार्य तक भारतीय जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट की सर्विस है, उसमें सेवा दी है। और सेवा देने के क्रम में इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए हैं। और सेवा के समय में भी और सेवा के बाद में भी, जब इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है, हिंदी को उसकी दर्जा तो दिलाना ही है, उसको आगे भी बढ़ाना है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। और आज लगभग 10 साल में, जब से इन्होंने वैश्विक हिंदी सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया था मुंबई में, उसके बाद से लेके अभी तक इनके साथ लगभग 15 से 20 हजार सेवी जुड़े हुए हैं, जो हिंदी के लिए प्रति जागरूक हैं और उनकी उसको आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आज हमसे आप जुड़े हुए हैं और इसी तरह से जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, आपका मैं वेलकम करता हूं। मुझे एक चीज बताएं कि आपने भारत सरकार की जो राजभाषा विभाग है उसके अंदर लंबे समय तक कार्य किया। तो उस कार्य के दौरान हिंदी के प्रति जो जो लोगों का अप्रोच है, वो थोड़ा रुझान अच्छा नहीं है। तो उसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आई और उसको कैसे आप सॉल्व करते थे ऐसे सिचुएशन को? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी श्रोताओं को, सब वासियों को, भारत प्रेमियों को, भारत वंशियों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं और नमस्कार कहता हूं। जहां तक आपने कहा दिक्कतों की बात और कार्य की बात, मैं पहले मुझे लगता है एक बात मुझे बताना मेरे लिए जरूरी है कि हिंदी के प्रयोग प्रसार का काम मेरे लिए केवल एक भाषा प्रेम का नहीं है, बल्कि भारत प्रेम का है। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि अगर हमें भारत को बचाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो भारत की भाषाओं को बचाना होगा। इसलिए मैं हिंदी ही नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को बचाना और बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि इसी के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, महान ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति को भी बचाया जा सकता है, जो कि भारत का मूल आधार है। अब आती है बात राजभाषा के तौर पर हिंदी की। या एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा कि जब आप किसी व्यवस्था में होते हैं, विशेषकर सरकारी व्यवस्था में होते हैं, तो आपको बहुत अधिक विकल्प आपके पास नहीं होते हैं। आपको बनी बनाई पटरी पर चलना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन का ड्राइवर बहुत कुछ नहीं करता है, कार और बस का तो बहुत कुछ करता है, क्योंकि उसको एक पटरी पर चलना होता है और जहां कहा जाता है तो ब्रेक लगाता है, जिस स्टेशन पर रुकना होता है वो रुकता है, जितनी देर रुकना होता है रुकता है। इस प्रकार जो है, बहुत अधिक विकल्प न होने के बावजूद उसमें क्या अधिकतम किया जा सकता है, उसके लिए मैंने अधिकतम प्रयास किए हैं। मैं राजभाषा के 2 क्षेत्रों में मैंने काम किया है पश्चिम क्षेत्र में। एक प्रशिक्षण का काम मैंने किया और दूसरा कार्यान्वयन का। प्रशिक्षण के अंतर्गत ये होता है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वो सरकारी काम जो नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, तमाम काम करने हैं, हिंदी तो अधिकांश लोगों को आती है, लेकिन कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप थोड़ा अलग है। वो भाषा विज्ञान का एक विषय हो जाएगा।
तो वो नहीं आता है, इसलिए एमए हिंदी करके जो नौकरी में आता है वो भी अंग्रेजी में काम करता है, भले उसको अंग्रेजी खास ना आती हो या काम चलाऊ आती हो। तो उसका प्रशिक्षण उसके अंतर्गत दिया जाता है। तो यहाँ रहते हुए एक प्रशिक्षक के तौर पर, एक प्राध्यापक के तौर पर भी मैंने काम किया और उसके प्रशासन को लेकर भी मैंने काम किया। यहाँ पर मैंने एक बात देखी कि लोग परीक्षा पास करते हैं, औपचारिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और बाद में अंग्रेजी में काम करते रहते हैं। क्योंकि प्रशिक्षण लेने के बाद काम करना जरूरी नहीं है, अपेक्षा की जाती है किया जाए, लेकिन कोई इस प्रकार की बाध्यता नहीं है। और होता ये है कि थोड़े दिन के बाद वे भूल जाते हैं। सरकार उन कुछ बार इंक्रीमेंट देती है, लेकिन आगे चलकर होता क्या है कि वो इंक्रीमेंट लेने के बाद अंग्रेजी में काम करता है और हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक बहुत बड़ा मैंने उपाय इसके लिए किया था जो आज भी दर्ज है। संसदीय समिति, ये मेरी मुझे लगता है ये 95 के या 94 के आसपास की बात है। संसदीय समिति मुंबई में आई हुई थी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसका मैं संचालन कर रहा था। मैंने संसदीय समिति को यह बात बताई कि किस प्रकार हमारा जो प्रशिक्षण राजभाषा विभाग बहुत बड़ा एक घटक है, सबसे बड़ा घटक है। वहां पर हम प्रशिक्षण देते हैं, कुछ पुरस्कार राशि देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं और बाद में वापस वही हो जाता है, कुछ होता नहीं है। मैंने एक सुझाव दिया, दुनिया में काम होता है लोभ और भय से। लोभ भय की तो नीति हमारी है ही नहीं, प्रेरणा प्रोत्साहन। तो चलो लोभ दीजिए, पर ऐसा दीजिए कि जिससे उसको लगे हाँ कुछ लाभ है, और यह भी भय साथ में जुड़ा हो कि अगर मैंने काम हिंदी में नहीं किया तो वो लोभ निकल जाएगा, वो फायदा मुझसे चला जाएगा। तो मैंने कहा कि आप 1 साल के इंक्रीमेंट के बजाय उन्हें स्थायी इंक्रीमेंट दीजिए, फॉर एवर। और उससे एक लिखित में ले लीजिए कि मुझे हिंदी का कार्य सादा ज्ञान है, भविष्य में मैं वह सारा कार्य हिंदी में ही करूंगा। उसको छोड़कर जो मुझे अंग्रेजी में ही करने के लिए कहा जाएगा, कोई हो सकता है कि जो अंग्रेजी में ही करना जरूरी हो, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो इंक्रीमेंट उसका रोक दिया जाएगा। तो यानी एक बार जो शुरू करेगा वो हमेशा करता रहेगा। और इसको संसदीय समिति ने मान लिया, आगे चलकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसको शामिल किया। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के आदेशों में वो आ गया, राष्ट्रपति के आदेशों में आ गया। मेरा गणित यह था कि जो इस में एक बार आ गया वो हमेशा हिंदी में कार्य करने को विवश होगा और धीरे धीरे सरकार काम हिंदी में लगभग पूरी तरह हिंदी में होने लगेगा। लेकिन आपको जानकर दुख होगा और आश्चर्य भी होगा कि राष्ट्रपति के आदेश जारी होने के बावजूद आज तक लगभग मैं समझता हूं कि 26-27 वर्ष तो हो ही गए होंगे, वो लागू नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि चैलेंजिंग रहा होगा। हिंदी को लोगों के बीच में रखना, उसके यूज को बढ़ाना, हिंदी पखवाड़ा, ये सब तो मैं देखता रहा हूं लंबे समय से। और मुझे लगता है कि ये तो खाना बदोशी का ही काम एक तरह से होता है। लेकिन ये जो उदासीनता है हिंदी के प्रति लोगों का, उसको मैं सिर्फ ये नहीं मान सकता कि ये पॉलिसी के कारण है। मुझे लगता है कि इस उदासीनता के पीछे सिस्टमैटिक कोई एक तरह से समझिए इलिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको हिंदी को साइड करने का काम लगातार किया गया। मकाले के समय में जब 1835 में अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से लेके धीरे 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 हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की महत्ता को घटाई गई और अंग्रेजी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के तौर पर भारतीय समाज पर थोप दिया गया। ये एक कॉलोनियल प्रोसेस है। लेकिन 1947 में जब हम आजाद हो गए, उसके बाद तो ये कॉलोनियल प्रोसेस जो है उसका अंत होना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हुआ? मतलब कहाँ पे समस्या आई? और आपके विचार से या आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि हम किस दिशा में हमें जाना चाहिए या किस दिशा में नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए?
आपने मैकॉले की बात की, मैं तो पहले की बात करता हूँ कि जो भी आया, जो भी मार कर गया, हम उसी के हो लिए। जो भी आया उसने हमारी भाषा को खत्म किया ताकि हमें कमजोर किया जा सके, हमारी संस्कृति, ज्ञान वगैरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोरों ने ज्यादा नुकसान नहीं किया या नहीं कर पाए। जितना नुकसान काले अंग्रेजों ने किया उतना गोरे अंग्रेज बिल्कुल नहीं कर पाए साहब। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहता हूं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत की 99.5% या उससे भी अधिक लोग मातृभाषा में ही पढ़ते थे। लेकिन उसके पश्चात राजभाषा बनाई गई हिंदी। हालांकि बड़ा प्रश्न तो यह उठता है कि राष्ट्रभाषा, आजादी के पहले किसी ने राजभाषा शब्द नहीं सुना था, और आज भी देश के 90% लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इस पर काफी बहस और हो सकती है कि चालाकी के साथ उसको राजभाषा बना दिया गया। राजभाषा बनाने का मतलब क्या हुआ? केवल सरकारी कामकाज की भाषा, राष्ट्रीय संपर्क भाषा नहीं बनाया गया। और कानून ऐसा है, देश के जितने कानून है कि कानून का उल्लंघन करने पर आपको किसी ना किसी प्रकार का, या जो माने उसका भला, जो ना माने उसका भी भला, और थोड़ा आगे बढ़कर कहूं जो ना माने उसका ज्यादा भला। तो हिंदी के नाम पर जो मुझे लगता है कि कभी मंशा थी ही नहीं। मंशा तो ये थी कि लोगों की भावनाएं अपनी भाषाओं के प्रति है, देश की भाषाओं के प्रति है, इसलिए उसके नाम पर, संवैधानिक प्रावधानों के नाम पर कुछ चलता रहे ताकि लोगों को लगे साहब सरकार कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने संविधान में यह व्यवस्था की है कि 15 साल के बाद अंग्रेजी को बाहर जाना है, सारा काम भारतीय भाषा में होना है, उसके लिए हमें तमाम व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है। और उसके बाद जो आयोग बनाया गया और समिति बनाई गई, उससे स्पष्ट था कि सरकार अंग्रेजी को छोड़ने नहीं जा रही है। और 1959 में बकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि जब तक हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और वही हुआ। 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया। अब किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, राजभाषा अधिनियम हिंदी के लिए नहीं लाया गया था। उसका मूल धारा 3 है जो अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए लाई गई थी कि 15 अगस्त 26 जनवरी 1965 के बाद भी संसद और संघ के सभी उद्देश्यों, सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के रोड मैप जो है वो हिंदी के लिए नहीं बनाया गया था। उस पर अलग चर्चा हो सकती है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, किसने यह खेल खेला, और इस प्रकार व्यवस्था में अंग्रेजी लगातार बढ़ती चली गई और भारतीय भाषाएं और हिंदी हाशिए पर आती गई। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और जबकि हिंदी, जो मैंने जनगणना का जो डिटेल देखा है उसके हिसाब से करीब 50% से ज्यादा भारत की जनता हिंदी बोलती है। तो एक समझिए मेजर चंक है जो हिंदी भाषी है। और पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करें तो हिंदी भाषी के लिए अगर हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तो इवन पॉलिटिकल नेता लोगों को भी इसका फायदा होगा। जी वोट से ही, मान लीजिए वोट ही लेने की इच्छा है उनको, तो नेता हिंदी को प्रमोट करके ही वोट ले लें, वो भी नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, नीति और नियत, पहली बात होती है नियत और उसके लिए होती है नीति। तो मैं तो यह पाता हूं कि सरकार की नीति और नियत कभी भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के पक्ष में नहीं थी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि पब्लिक को लगे कि सरकार हिंदी के लिए कितना कुछ कर रही है। इसलिए हर साल हिंदी पखवाड़े मनाए जाते हैं, नाच गाना होता है, कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, इतना कुछ होता है। उसके लिए आयोग बनाए गए, शब्दावली आयोग बनाया गया। अगर मैं उस पर बोलना शुरू करूं, इतना बड़ा ढांचा बनाया गया
लेकिन एक काम बड़ी चालाकी से किया गया है कि हम अच्छी तरह जानते हैं, हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, पानी तो ढलान की तरफ जाएगा साहब। और इसलिए संसाधनों की ढलान, उच्च शिक्षा की ढलान, रोजगार की ढलान, व्यवसाय की ढलान, कराधान की ढलान, बैंकिंग की ढलान, हर ढलान को अंग्रेजी की तरफ बना दिया गया। लोगों ने शुरू शुरू में बहुत बात की राष्ट्रभाषा, हमारी भाषा ये, लेकिन हिंदी के बड़े से बड़े समर्थक, हिंदी के बड़े से बड़े साहित्यकार, हिंदी के बड़े से बड़े लेखकों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजा। यह भी सच है। अब इसीलिए जो अंग्रेज जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, अब बड़ी वो चालाकी के साथ या यूं कहें कि मक्कारी के साथ ये सवाल उछालते हैं कि साहब हम क्या कर सकते हैं जब आप ही अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेज रहे हैं। अब इससे अधिक बदमाशी जो है वो क्या हो सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे जो है खेल, ये मैंने इसका जवाब मैं देता हूं कि भाई मेरे घर के पास रेलवे स्टेशन है, सामने स्टेशन है, अच्छा रास्ता है, मैं जाता हूं। लेकिन अचानक पता लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया, तो मैं लंबे रास्ते से घूमकर गंदे रास्ते से जा रहा हूं, अंग्रेजी माध्यम अपना रहा हूं। क्या करूं, मेरी मजबूरी है, स्टेशन जाना जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उच्च व्यवसाय पाएं, तो मेरे लिए अंग्रेजी जरूरी है। क्योंकि आपने मेरी मातृभाषा का सरलतम रास्ता बंद कर दिया है। जी हाँ, आज भी आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे अग्निवीर बनाए जा रहे हैं उसमें 300 नंबर की जो परीक्षा है, 200 नंबर केवल अंग्रेजी के लिए। आज भी यह स्थिति है। मुझे बताइए, आप जानते हैं कौन सा ऐसा व्यवसाय है चपरासी के नौकरी के लिए अंग्रेजी मांगी जाती है साहब। जितना भी आपका स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, बैंकिंग है, लोन्स हैं, मुझे बताइए कौन सा ऐसा है जो बिना अंग्रेजी के चलता है। जितनी भी हमारी वेबसाइट हैं, जितनी भी प्रणालियां हैं, सब की सब अंग्रेजी में है। मेरा रास्ता ही नहीं खोला साहब, मैं क्या करूं। और यही सवाल इस देश की 140 करोड़ जनता के सामने है। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जब हम मान लीजिए जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका या यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, या इवन चाइना को ले लीजिए, भारतवर्ष में, या जापान को ले लीजिए, उनके लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से उनकी एक मातृभाषा जो है वो राष्ट्र की भाषा भी है। अब उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर हम चलें और उनको एनालाइज करें तो मातृभाषा के प्रति आकर्षण सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं हुआ है। वहां की जनता अपने मातृभाषा के प्रति जागरूक है और उससे अपने भाषा में बात करने में या कम्युनिकेट करने में या लोगों से अप्रोच करने में कुंठा नहीं होती है। लेकिन मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। चूंकि लैंग्वेज फील्ड में लंबे समय से हूं और मुझे मौका मिला बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, एक्सपर्ट्स के साथ भी इंटरेक्ट करने का, कुछ यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज का मैं मेंबर भी हूं, तो सब जगह यह बात उभर कर सामने आती है कि हम कुंठित हैं अपनी मातृभाषा के प्रति, चाहे वो हिंदी हो या तमिल हो, तेलुगु हो। बहुत बार अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जिनके पास ज्ञान है, ज्ञानी स्कॉलर्स हैं, जब वो अपने आप को अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो संकुचित हो रहे होते हैं, उनको अंदर से एक कुंठा हो रही होती है कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक नहीं हूं। जी, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार होना राष्ट्रीयता का एक प्रतीक है, अपनी संस्कृति के प्रति प्यार होना वो भी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लेकिन ऐसा ना करके हम राष्ट्र को छोड़िए, अपने आप को भी हानि पहुंचा रहे होते हैं। और जिस जगह पे हमको एफर्ट लगाना चाहिए उससे पहले ही हम हार मान लेते हैं भाषा को लेके और वहां जाते ही नहीं है, और उसके कारण से मैदान साफ मिलता है बहुत लोगों को, खास के अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को, बिकॉज उनको कंपटीशन देने वाले लोगों की संख्या कम होती है। आप सोचिए, सिर्फ
भारत की 1% जनता बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजी बोलती है, और वो 1% 99% के लोगों पर राज कर रही है, अंग्रेजी में पॉलिसी बना रही है, अंग्रेजी में लॉ बना रही है, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और हिंदी और दूसरी भाषाएं मार्जिनलाइज हो रही हैं। मतलब ये कैसी विडंबना है, मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूं कभी कभी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस पे जरा चर्चा करेंगे। दो कारण हैं। जी। पहली बात तो ये कि जो आपने कॉलोनियल की बात की, जी। 1000 साल से ज्यादा की गुलामी का इतिहास है हमारा। जो आया उसने मारा, उसने हमारी भाषा संस्कृति को नष्ट किया, और हम लोग अपने लाभ लोभ के लिए जो भी मार कर गया हम उसी के हो लिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़ा लिखा कौन? जो फारसी जानता है, कभी अरबी कभी फारसी, फिर फारसी और हिंदी मिलकर के उर्दू बन गई। आजादी के समय तक हरियाणा पंजाब जो पूरा सूबा था, और शायद और भी कई प्रांतों में शिक्षा का माध्यम उर्दू होती थी, कोर्ट का माध्यम उर्दू था। फिर पोर्तुगीज आए गोवा में, और पूरा ये दमन दीव दादरा नगर हवेली में उनका शासन रहा, आजादी के बाद तक था। वहां पर मैं जाता था तो आई नो पोर्तुगीज सर। अरे मैंने कहा यार कोंकणी मानुस हो तो वो ऐसा दिखाते थे कि वे पोर्तुगीज हैं, जबकि वो, मैं कहा भाई शक्ल से तो कहीं तुम पोर्तुगीज नहीं लगते हो। पांडिचेरी में आप भी गए होंगे, वहां पर कई लोग आज भी आपको मिलेंगे आई नो फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी। तो एक हमारी मानसिकता गुलामी के कारण ऐसी बन गई कि जो हम पर राज करता गया हम उस पर करते रहे, नाज करते रहे। और वो आपने डायलॉग सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध है शोले का, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। यानी आपको गर्व किस बात पर है? अंग्रेजों के। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आजाद भारत का जेलर हूं? जिसने मारा हम उसी की गुलामी करते चले गए। ये एक मानसिकता हमारी बहुत पुरानी है। और दूसरा ये, इसके बावजूद भी देश के 99% लोग अपनी भाषा पर नाच करते थे साहब। योजनाबद्ध तरीके से जब उन्होंने देखा सब कुछ उससे मिलता है, पैसा उससे मिलता है, शिक्षा मिलती है, रोजगार मिलता है और सम्मान मिलता है, उसके बिना कुछ नहीं चलता है, तो ढलान बनती चली गई और हमारी भाषाएं हाशिए नहीं हाशिए के बाहर होती चली गई। ये अगर मुझसे आप पूछें ईमानदारी से, योजनाबद्ध रूप से किया गया, सरकार की मंशा नहीं थी भारतीय भाषाओं के प्रति, लेकिन राजनीति का डर था कि अगर हमने ये कहा कि हम अंग्रेजी चलाना चाहते हैं तो वोट बैंक निकल जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए जब 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया कि जब तक हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहेंगे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, पूरे देश में संदेश गया कि ये सरकार अंग्रेजी के पक्ष में है, भारतीय भाषाओं को कभी नहीं लाना चाहती। तब एक संकल्प लेकर के आए कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम हिंदी को बढ़ाएंगे, प्रगति करेंगे, संसद में रिपोर्ट रखेंगे। एक तमाशा किया गया, लेकिन वो केवल जनता को, फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, जबकि वही हुआ। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उन आजादी के समय 99.5% या उससे भी अधिक लोग मातृभाषा में पढ़ते थे। आपने गांव गांव तक अंग्रेजी माध्यम पहुंचा दिया, अधकचरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। 1986 में मैं जब एमए कर रहा था, तब तक भी एमए तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद थी। आपने नर्सरी माध्यम तक अंग्रेजी माध्यम पहुंचा दिया, नर्सरी तक आपने पहुंचा दिया। क्यों? कि आपकी, और आपको बता दूं इसके पीछे दो बड़े कारण बहुत साफ हैं अगर देखें आप तो। 1986 की शिक्षा नीति अंग्रेजीकरण के लिए बनाई गई थी, और उसके बाद सैम पित्रोदा का ज्ञान आयोग, उसकी रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, उसमें पूरा का पूरा जोर अंग्रेजी पर है। पूरे देश में अंग्रेजी के शिक्षक भर्ती किए जाएं, पूरे देश में सबको अंग्रेजी पढ़ाई जाए। और उसमें सीबीएसई की जो रिपोर्ट है उसमें पूरी योजना बनाई गई किस प्रकार अंग्रेजीकरण किया जाए, उसकी पुस्तक मेरे पास है। तो जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं नहीं समझता कि जनता ज्यादा दोषी है, हमारी नीति और नियत वास्तव में यही रही। अब 70 साल के बाद उसको करना आसान काम तो नहीं है, पर हम उम्मीद पाले हुए हैं, सरकार कह रही है, हम विश्वास कर रहे हैं, कितना होगा मुझे पता नहीं है।
ओके डॉक्टर साहब, आपने जो कहा उस पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात और है, खासकर जब मैं इंटरनेशनल जो सिस्टम है, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, मीडिया एक सिस्टम है, वैसे ही भाषा और भी एक सिस्टम है पूरे देश का और पूरे विश्व का इनफैक्ट। एंड उस सिस्टम में ये भी देखा गया कि जो पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली, उस भाषा में ज्यादा अनुवाद होता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी है, अमेरिकन लिटरेचर है, तो मान लीजिए हिंदी भाषी लोग हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी रचना अंग्रेजी में ज्यादा अनुवादित हो। सिमिलरली हिंदी भाषी चाहेंगे कि उनकी रचना फ्रेंच में हो, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता है। स्टेट जब तक उसमें फंडिंग नहीं करती, पब्लिशर्स जब तक उसमें फंडिंग नहीं करते, तब तक हम अपनी भाषा को उस जगह तक नहीं ले जाते। लेकिन दूसरे तरीके से देखिए, अब जैसे फ्रेंच है, तो फ्रेंच भाषी लोग अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में या दूसरे अन्य भाषाओं में प्रमोट कर रहे होते हैं। एंड उससे क्या होता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस या नॉलेज का इन्फ्लुएंस या जी जी पावर का बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लुएंस, वो हम तक तो पहुंचता है और हम उससे इन्फ्लुएंस होते भी हैं कुछ हद तक, और बहुत हद तक होते हैं। लेकिन उसी प्रोपोर्शन में भारतीय भाषाओं में जो लिटरेचर है, उसका अनुवाद न तो जर्मन में ज्यादा होता है, न तो फ्रेंच में होता है, और न ही ब्रिटिश अंग्रेजी में होता है, न ही अमेरिकन अंग्रेजी में होता है। और मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम एक घुमा फिरा के पावर गेम ही है, जिसमें इंटरनेशनल पावर गेम मैं बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह जिसके रहे हैं आप। जिसके तहत भारत की इकोनॉमी के कमजोर होने के कारण वो उतना फंडिंग नहीं कर पाते, उतना जोर नहीं लगा पाते अपने लिटरेचर पर ताकि दूसरों तक पहुंचे। बिकॉज जैसे जैसे मुझे लगता है ये हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, फ्रेंच मत पढ़ो, जर्मन मत पढ़ो, क्योंकि जहां जिसको हम बोलते हैं रस मिलेगा, मधुमक्खी तो उधर ही भागता है। ये कट गया था अचानक से, पता नहीं क्यों। जी जी, शुरू करूँ अभी? तो हाँ, मैं ठीक है वो। तो इन सब बातों का मैं ये बोल रहा था आपको कि जो जो प्रति है उसके प्रति, समाज के प्रति, और जो सिस्टम ने जो अगर कुछ इस तरह का कुछ प्रोविजन रखा होता कि हम दूसरी भाषाओं को भी यूज कर रहे होते, और जितना हम फ्रेंच के प्रति आकर्षित होते हैं होते रहिए, लेकिन कुंठित क्यों है अपने संस्कृति के प्रति। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार नहीं, हमें अपने संस्कार में भी कुछ चेंज लाना चाहिए। क्या इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया वैसा ही करती है हमारे देश को छोड़कर। जी। आपने एक बात कही मधुमक्खी और रस वाली बात, मैं कहूंगा कि मधुमक्खी भी अपना पेट भरने के लिए रस देखती है। हमारे देश के लोगों ने भी यही किया, उनको मिला जो कुछ मिल रहा है अंग्रेजी से मिल रहा है।
मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, आपने जिक्र भी किया, जिन्हें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, लेकिन वे बताना और जताना चाहते हैं कि वो पैदाइशी अंग्रेज हैं, पैदाइशी इंटरनेशनल हैं। ये मनोवृत्ति हमने पैदा की है। आज एक सब्जी बेचने वाला जो अंग्रेजी नहीं जानता, वो परेशान है कि कैसे अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में भेजूं। ये हमने पैदा किया है, मैकॉले ने पैदा नहीं किया है। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने इस पर बहुत बार ऐतराज व्यक्त किया कि अनेक प्राइवेट स्कूल जो है वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, वो इंग्लिश के बाद फ्रेंच पढ़ाते थे, जर्मन पढ़ाते थे, इटली पढ़ाते थे। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमको लगा कि हमारी भाषा निरर्थक है, उसमें कुछ मिलता तो है नहीं, और यूरोपियन भाषा का तमगा लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार की संस्था, वहां पर जर्मन पढ़ाई जाती रही लंबे समय तक हिंदी के अलावा। मैं उनके यहाँ गया कि भाई आप मुझे ये बताइए, आप एक आंकड़ा दीजिए मुझे कि आपके जितने बच्चों ने इतने सालों में जर्मन पढ़ी, उनमें से अगर यदि 1% का ने कभी उसका इस्तेमाल किया हो तो। भाई पहले व्यवस्था थी कि आप स्कूल के बाद आपको कैरियर बनाना है जर्मन में, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज में आप जर्मन पढ़िए, रशियन पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए। पर स्कूल के समय में अपनी भाषा छोड़कर आप वो पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रमों में उसकी आप अनुमति दे रहे हैं। तो नहीं, हमने अपने डॉक्टर ये साहब, हुआ। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे जी जी कि जी। ये जो जर्मन भाषा को सिखाने की बात हो रही है केंद्रीय विद्यालय में, ये तो जरूर पॉलिसी मेकिंग लेवल से पॉलिटिकल डिसीजन होगा। जब तक बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होता तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय सिस्टम में जर्मन को ठूस दीजिए। ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। और मैं और अगर मान लीजिए हम इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं जर्मन भाषा को भारत में, तो हिंदी या संस्कृत को जर्मनी में इंट्रोड्यूस कीजिए पैरेलली, बायलैटरल रिलेशंस को, मतलब एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए था साहब, लेकिन नहीं हुआ। मैं जब आश्चर्य होगा आपको, जब मैंने ये जानकारी ली और मैंने रखी, तो पता लगा कि उस दौर में हमारे बड़े बड़े नेता और हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के बड़े बड़े अधिकारी जर्मनी के खर्चे पर जर्मन जाते थे, और क्या क्या होता था। अब उसकी बहुत गहराइयां तो मैं नहीं जानता, बाकी आप समझ सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के संस्थानों तक को प्रभावित करके अपनी भाषा को यहाँ जुड़वाया। एक समय था कि हमारे यहाँ रूसी लिटरेचर का बड़ा दबदबा होता था। तो सवाल ये है कि हमने अपनी भाषाओं को, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, कि हमारी व्यवस्था हमारी भाषाओं के साथ नहीं खड़ी रही। अब उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं, कौन सी विदेशी शक्तियां और देसी शक्तियां, क्या लाभ और लोभ थे। पर मैं यह इस पर पुस्तक भी लिख रहा हूं कि लगातार किस प्रकार हम षड्यंत्र का शिकार रहे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक। आज जो है उसके पीछे हमारा इतिहास है। और सबसे ज्यादा इतिहास महत्वपूर्ण है आजादी के बाद का, कि किस प्रकार हमारी भाषाओं को लगातार खत्म किया गया, हटाया गया। जब जिससे मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, मुझे, मैं क्यों पढ़ूंगा उसको। अभी महात्मा गांधी, अपना ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मैं एक बार वहां गया था, तो उनके वाइस चांसलर ने कहा भी आप हमसे मिलिए, मेरे घर पर रहिए, बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी मेडिकल और आईटी और तमाम चीजें हिंदी माध्यम में पढ़ाएं। मैंने कहा साहब, सफलता नहीं मिलेगी। बोले क्यों नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि एक बच्चा 4 साल में इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल आईटी वगैरह, और उसके बाद उसको नौकरी ही नहीं मिलेगी, वो क्यों पढ़ेगा। आप मुफ्त पढ़ाइए उसको, स्कॉलरशिप दिए, 4 साल क्यों बिगाड़ेगा वो। जब तक हम उसे रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, आप सफल नहीं हो सकते। आज सरकार एमबीबीएस शुरू कर रही है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ शुरुआत है। सरकार 12-13 भाषाओं में ये तमाम चीजें ला रही है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं बार बार कह रहा हूं, और आज फिर मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि लोग अपनी भारतीय भाषाओं की तरफ लौटें, तो इसे आप रोजगार से जोड़िए, अन्यथा सफलता नहीं है। जी, आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें जो रोजगार की बात की आपने, इस पे मैंने भी कुछ रिसर्च किया है, और मैं भाषा के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। जी जी और जी वो जी। ये होता है, मेरा कंसेप्ट ये है
कि सिर्फ भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, और हिंदी हो या अंग्रेजी हो या जर्मन हो या फ्रेंच हो, वो भी सीख लें तो हम कम्युनिकेट ही कर पाते हैं। कम्युनिकेट मतलब लिख देते हैं, थोड़ा बहुत अनुवाद कर लेते हैं, और ये तो एक डायरेक्ट डोंकी वर्क हो गया, लेबर क्लास जिसको हम बोलते हैं। तो लेबर क्लास को कितना पैसा मिलेगा, कमाएगा? तो जो एचआर पाई है सिस्टम का, रोजगार का, उसमें सैलरी ज्यादा उन लोगों को मिलता है जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिस्क कवर करने की कैपेसिटी होती है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, जिसको नॉलेज मैनेजमेंट आता है, जिसको आईटी के साथ इंटीग्रेशन आता है, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आता है, जो रिस्क को कवर कर सकता है। तो जो जितना ज्यादा रिस्क कवर करने की कैपेसिटी अपने पास रखता है, उसको उतना ज्यादा सैलरी मिलता है, जनरली देखा गया है सिस्टम में। और सिर्फ अनुवाद करके या सिर्फ लिटरेचर लिख के हम वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते। तो अगर जो अभी सिस्टम अभी आया हुआ है, खास के सोशल मीडिया बूम के बाद और वेब 2 टेक्नोलॉजी बूम के बाद, कि हमें बहुत कुछ बहुत आसानी से एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट बहुत लो कॉस्ट पे मिलता है, ईमेल हमारे पास लो कॉस्ट पे है, वेबसाइट डेवलपमेंट लो कॉस्ट पे है। तो जो बेसिक एक कंपनी को चलाने के लिए, छोटे मोटे रोजगार को चलाने के लिए जो जो कंसेप्ट है, वो आपको बहुत लो कॉस्ट में आप इनिशिएट कर सकते हैं अपने आप को। एंड जब धीरे 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 जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, या आईटी, ग्लॉसरी मैनेजमेंट, लैंग्वेज के टर्म में मैं ले रहा हूं, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, डीटीपी, इन सब आयाम से जब हम जुड़ने लगते हैं, तो हमारा जो 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 दायरा है लैंग्वेज का, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रह जाता है, मैनेजमेंट में भी घुस जाता है, लॉ में भी घुस जाता है। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे पास सैलरी, आमदनी बढ़ जाती है। और जब आप इंपावर्ड फील करते हैं एक भाषा के थ्रू, तो उसके बाद अपने आप आपकी कुंठा जो है खत्म होने लगती है, और आप अपने आप को एक डिसीजन मेकर के तौर पे फ्रंट में लाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा के क्षेत्र में इस तरह का सेंसिटिविटी बढ़ाना और अपने आप को अपग्रेड करना, ट्रेन करना, चाहे सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट इनिशिएटिव के माध्यम से हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और लकली अभी जब से मैंने देखा है इधर लास्ट कुछ समय से, जब भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है, तो हिंदी का जोर विदेशों में भी बढ़ा है। बिकॉज अब डिमांड पहले नहीं होती थी कि उसको इंटरप्रेटर की जरूरत है हिंदी इंग्लिश की। मैं खुद हिंदी का इंटरप्रिटेशन करने के लिए जर्मनी जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, और वहां जाके कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, वहां पे हिंदी भाषी लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो चाहते हैं कि लोग हिंदी में सुने, और उसके लिए वो प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे होते हैं। बट विडंबना ये है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को छोड़ के हम वो डिमांड भी पूरा नहीं कर पाते। बहुत कॉन्फ्रेंस में इंटरप्रेटर्स मिलते ही नहीं, और हिंदी में सुनाना ऑर्गेनाइजर्स चाहती है, बिकॉज पावर बढ़ गया है, जोर बढ़ गया है, हिंदी के भाषी लोगों के का परचेजिंग पावर भी बढ़ गया है। तो अब उसके साथ साथ अगर हम सामंजस्य नहीं बनाते हैं अपने सिस्टम के तहत, तो फिर हम फिर पिछड़ने लगेंगे, फिर लोग उसको उससे उससे उदासीन होने लगेंगे। अभी कोई भी बाहर का लोग भारत इकोनॉमी को बहुत हसरत की नजर से देख रहा है, और वो भारत के लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है, और उसकी भाषा के साथ कनेक्ट होना चाहता है, उसके कल्चर के साथ कनेक्ट होना चाहता है। और हम अगर ये अपॉर्चुनिटी टैप नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम फिर से बस मिस कर देंगे, जो कि बहुत बार हो चुका है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो बातें, लेकिन मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में एक बात कहता हूं, भारत की ज्यादातर कंपनियां, सरकारी बैंकों, कंपनियों सहित, वे अपने सामान की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रही होती, वह अंग्रेजी की मार्केटिंग कर रही होती है। उनके जितने विज्ञापन होते हैं, खासकर आप पोस्टर, बैनर और तमाम चीजें, वे गांव गांव तक में अंग्रेजी में मिलेंगे आपको। उनके पैम्फलेट, पब्लिसिटी के अंग्रेजी में मिलेंगे, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं समझता, पर दिल है कि मानता नहीं। तो ये अभी मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ कि मैं दिल्ली में घर के पास में एक सब्जी की दुकान खुली, जो होते हैं आजकल जो बड़ी बड़ी दुकान चेन खुलती हैं,
जी। तो वहां पर तमाम सब्जियों के नाम अंग्रेजी में लिखे थे। वहां काम करने वालों को भी वो समझ में नहीं आता, वो डेली करते हैं तो पता लग गया इसको फला कहना है। जो सब्जी लेने आने वाली महिलाएं हैं उनको भी नहीं पता कि ये बैंगन को क्या बोल रहे हैं और लौकी को क्या बोलना है, लेकिन सबके नाम अंग्रेजी में ही लिखे हुए ताकि लगे बड़ी दुकान है। अगर हिंदी में लिखा तो बड़ी दुकान तो नहीं लगेगी। ये जो मानसिकता तैयार की है कि आपको प्रबुद्ध और बड़ा और पैसे वाला संपन्न दिखना है, तो आपको समझ में आए या ना आए, आप शिकायत मत कीजिए। 90% को समझ में नहीं आता, लेकिन कोई नहीं कहता अंग्रेजी हिंदी में क्यों नहीं लिखा। मैं अक्सर कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ऐसा माहौल बनाया गया है इस देश में, आतंकी से अधिक आतंक अंग्रेजी का है। आपको रेलवे टिकट लेने जाना है, फॉर्म दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, मराठी बांग्ला में भी है, लेकिन वो कहता है लाइन में खड़ा आदमी, साहब मेरा फॉर्म अंग्रेजी में भर दीजिए। उसको लगता है कि मैंने अगर बांग्ला में भरा या हिंदी में, मुझे टिकट नहीं मिलेगी। हर काम के अंदर वो डरता है करने में। बैंक में जाकर करना है तो वो डरता है, क्योंकि व्यवस्था आज भी, अभी मैं एक मुद्दा रखा है मैंने कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में, अगर गया तो इस बार भी रखूंगा। हमारी जितनी कंप्यूटर प्रणालियां हैं, ईआरपी सिस्टम्स, किसमें साहब वो सरकारी कंपनियों सहित बात कर रहा हूं, सरकारी बैंकों सहित बात कर रहा हूं, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ईआरपी सॉल्यूशन पे, एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो हमारे हैं, लेकिन वे सब अंग्रेजी में हैं। तो हिंदी में कहां कैसे हो सकता है और कैसे हो रहा है साहब। तो हमें उसके अनुसार बदलना है, वे सिस्टम नहीं बदलेंगे, वो व्यवस्था नहीं बदलेगी, तो मैं क्या करूं, मेरा बच्चा क्या करे जब आपकी सिस्टम नहीं बदल रहा है। अभी मैंने इटावा में एक कार्यक्रम था, तो सवाल है, मैंने ये मुद्दा रखा कि जज को जनता की भाषा सीखनी चाहिए कि जनता जज की भाषा सीखे, परंतु हमारी व्यवस्था आम जनता के हिसाब से नहीं बनी, नहीं बदली। आज सरकार कह रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद में हैं कि शायद कुछ बदलेगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यह भी कह दूं कि आज जब मैं कार्यान्वयन का कार्य देख रहा था, तब से अब तक सरकारी तंत्र में राजभाषा के तौर पर हिंदी मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है साहब। मुझे बहुत सारे बैंक पता है जिनसे मैं हिंदी में करवाता था, उनके सारे फॉर्म द्विभाषी होते थे, हिंदी और अंग्रेजी में। अब मैं जाता हूँ तो सब के सब फॉर्म अंग्रेजी में दिखाई देते हैं, और वह बैंक 14 सितंबर को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य का अवार्ड भी ले रहा होता है। वह कंपनी जहां कुछ नहीं हो रहा था, वह अवार्ड भी ले रही होती है। कहने का मतलब कि जब तक हम, सरकार इसके प्रति गंभीरता से कुछ नहीं करेगी, हालांकि उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि 1986 से लेकर अब तक 3-4 पीढ़ियां अंग्रेजी में निकल कर आई हैं। कल तक जिन परिवारों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के सेनानी थे, अब उनके घर में अंग्रेजी के सैनिक बैठे हुए हैं। सरकार के सामने मांग ही नहीं है भारतीय भाषाओं की। आज संकट बहुत बड़ा है, हर मामले में सवाल पर सवाल खड़ा है। एक बात आपने बहुत सही कही, और वो है मांग, जनता के तरफ से मांग। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया तो उसमें ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला लंबे समय से चल रहा है, और फिर इस बार वाले में भी मैंने देखा कि ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो उसको जोड़ दिया गया है। लेकिन अब एक तरफ से पॉलिसी बना रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करते करते उसको, उसी पॉलिसी को नकार देते हैं, और दूसरी तरफ जनता भी डिमांड नहीं कर रही है तो सरकार भी उदासीन हो जाती है। मुझे लगता है कि जनता के तरफ से अपनी भाषा के प्रति डिमांड आना बहुत जरूरी है, चाहे, और एंड उसी के कारण से इनफैक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास आती हैं, मुझे याद है जब मैं कनाडा में था, तो कनाडा का एक क्यूबेक पार्ट है, उस एरिया में रहता था, और जैसे गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में है, ओटावा वहां का कैपिटल है। तो वहां मैं जब था तो मैंने देखा कि जिस फ्रेंच भाषी रीजन में जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब फ्रेंच में लिखे गए थे। और गलती से अगर किसी ने अगर उसको छोड़ दिया अंग्रेजी में,
तो एक पॉसिबिलिटी था कि उस पर कोई कानूनी सूट फाइल कर दिया जाएगा और उसको अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है इसके कारण से। तो इस तरह की जागरूकता जब तक हम आपने बड़ा सिटीजन्स के अच्छा बीच में सवाल नहीं पूछ लिया आएगी, है। जब तक सिटीजन्स के बीच में नहीं आएगी, तब तक तो भारत को लोग एक समझिए कि भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते रहेंगे हम लोग। जो शशि थरूर जी ने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया था, कैटल क्लास, तो हम बिल्कुल कैटल ही सही बने है। रहेंगे। तोमियो मिज़ोकामी जो हैं जी। वो अभी एक बार भारत में आए थे, और वैसे भी वो ऑनलाइन मिलते हैं कई बार। हम्म। उन्होंने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा वही, कि जापान के लोगों की भारत के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी लंबे समय तक, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े लोग हमारे देश में आकर ना तो हमारी भाषा में ना अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, वो खुद को ही सम्मान नहीं देते, उन्हें क्या सम्मान दिया जाए, उन्होंने इसी प्रकार की बात लगभग कही। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहा अब भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश में आके अपनी भाषा में बात करता है तो हमें लगता है हाँ, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब अधिक सम्मान मिलने लगा है और हमारे देश में हिंदी की मांग बढ़ी है। ये उनका एक वक्तव्य था। दूसरा प्रश्न आपने रखा, मैं इस पिछले 10 साल से लगातार इस प्रश्न को हर मंच पर रख रहा हूँ। एक छोटी सी घटना से बताना चाहूंगा। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी मुंबई उच्च न्यायालय के जज थे। जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मुझे लगा कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा साहब आप बात समझ लिए, मैंने कहा साहब इस देश के 95, 96 या 98% लोगों के विभिन्न कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मेरी तरफ घूरा, बोले क्या कह रही हैं आप? मैंने दोबारा दोहरा दिया, आप राजभाषा नीति की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं कर रहा। तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप जानते हैं आप एक न्यायमूर्ति के सामने ये बात कह रहे हैं? वो थोड़ा कड़क होते हुए बोले। मैंने कहा हाँ सर। तो बताइए कैसे? तो मैंने कहा सर फ्रेंच में बताऊं? अब जाहिर था कि आग में घी डालने वाला काम था। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मुझे कैसे पता लगेगा? आप फ्रेंच में बोलेंगे मुझे कैसे समझ में आएगा? हिंदी में क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा सर मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस देश के वे सभी कानून जिनमें जानकारी दिया जाना मैंडेटरी, अनिवार्य, आवश्यक है, उसकी भाषा तय नहीं की आपने, किसमें देनी है। इसलिए वे तमाम जानकारियां अंग्रेजी में दी जाती हैं, और इस देश के 97-98% लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते या अच्छी तरह नहीं जानते, उन तक कभी पहुंचती नहीं है। कानून का पालन हो रहा है और कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। वो सन्न रह गए। 1 मिनट के बाद बोले अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ग्राहक कानून कहता है कि उत्पाद पर लिख के बताइए इसमें क्या है, इसका दाम क्या है, इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, वगैरह वगैरह, लेकिन सब अंग्रेजी में लिखा जाता है। क्योंकि भारत में कई कंपनियों से मैंने जो पूछा कि हमारी भाषा में क्यों नहीं बताते, उन्होंने कहा आपके देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपकी भाषा में जानकारी दी जाए। आजादी के हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भी हमारे देश में हमें हमारे जो जानकारियां कानून के तहत अनिवार्य हैं, हमारी भाषा में दिए जाने का प्रावधान नहीं है। कंपनी एक्ट कहता है शेयर होल्डर को फला फला बताइए, मैंने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मुझे जानकारी पाने का अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे कानून है, राज्यों के भी और संघ के भी। आज भी इस देश के 139 करोड़ लोग न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कानूनों के अंतर्गत उन्हें जानकारी मिले, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था भी उसे रोक कर बैठी है, सरकार भी रोक कर बैठी है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, ये सवाल हर आदमी के मन में है। फिर कहते मांग क्यों, मांग है कहां? जब आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, हमने उसको नियति मान लिया कि साहब भारत में तो ऐसा ही होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा वो बहुत ही सटीक बात रही। और जो कानून की बात है वो, और हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा, ये दो मुद्दे बचे गए हैं हमारे और आपके बीच में बातचीत करने के लिए। तो राष्ट्रभाषा एक होगा और दूसरा होगा कानून की भाषा जनता तक कैसे
जो कानून है या उसकी पहुंच है या भारत की जो पॉलिसीज बनती हैं सब अंग्रेजी में होती हैं, और जनता तक पहुंचते पहुंचते वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, फिर नई पॉलिसी आ जाती हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम फिर दोबारा से चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक एक और सवाल करना चाहूंगा और आपसे उपाय भी जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब एक थोड़ी सी आस तो जरूर जगी है अभी नए सरकार के आने के बाद कि हिंदी की महत्ता बढ़ी है, और तो इस महत्ता को और थोड़ा कैसे बढ़ाया जाए, नंबर वन। और दूसरा, क्या सिर्फ हिंदी हिंदी भाषियों के बीच में कविता और प्रोज और स्टोरी लिख के ही प्रमोट कर पाएंगे, या जब तक हम उसको दूसरे नेशंस के साथ जोड़ेंगे नहीं, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग विथ नेशंस, तब तक मुझे लगता है कि हिंदी में जोर नहीं आएगा। ऑल्दो जोर तो है, बट जो हम बोलते हैं बड़ा जोर जो अट्रैक्ट करे मैग्नेट की तरह लोगों को, उसकी कमी है। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक अंतिम सवाल रहेगा क्लोज करने से पहले। मेरी जमीन मुझे लौटा दो। मेरी जमीन पर आपने अंग्रेजी का कब्जा करवा रखा है, वो मुझे आप लौटा दीजिए। जो मांग मैं लगातार कह रहा हूं कि आप जो जानकारियां कानून के अंतर्गत दी जानी हैं, वे आप भारतीय भाषाओं में दिए जाने का प्रावधान कीजिए, अनिवार्य, मैंडेटरी। फिर कहेंगे किस भाषा में? हिंदी में? नहीं, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, संघ और राज्य की भाषा में जानकारी देना अनिवार्य कर दीजिए। उसके अलावा आपको अंग्रेजी में देनी है, दीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं साहब। आप देखिए, जैसे ही आएगा आपको चारों तरफ देश के हर कोने में, हर नुक्कड़ पर, हर गली में, आपके घर में, हर डब्बे पे, हर चीज में वो दिखाई देने लगेगी। उसकी मांग बृहत्तर बढ़ेगी, उसका गौरव और गरिमा बढ़ेगी। हर दुकान पर आपको बोर्ड लगाना है, तो अगर आप गुजरात में है तो हिंदी, गुजराती हिंदी लगाइए, अंग्रेजी में लगाना तो लगाइए, मत लगाइए। आपने कानूनों को ही, होता क्या है साहब, अगर कोई खाली जमीन पड़ी हुई है उस पर कौन कब्जा कर लेता है? खाली जमीन पर अक्सर नेताओं की मदद से गुंडे कब्जा कर लेते हैं। पूरे देश में होता है ये। तो आपने किसी राज्य की राज्य भाषा नहीं बनाई। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल सरकारी काम की। हर राज्य में ऐसा ही है। और हिंदी को आपने राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा भी नहीं बनाया। तो राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा, राज्य के स्तर पर संपर्क की भाषा की खाली जमीन पर सरकार की मदद से, व्यवस्था की मदद से अंग्रेजी ने कब्जा जमा लिया है। और मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कह दूं। कौन कहता है कि हिंदी राजभाषा है? हिंदी राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी क्या है फिर? अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा है, और ऐसी राजभाषा है जिसे हिंदी से बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। नीचे से ऊपर तक सीधा रास्ता जाता है, कहीं कोई बाधा नहीं है। और आप अपनी भाषा में करेंगे तो हर कदम पर बाधा है। आप थक जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। यही स्थिति राज्यों के अंदर भी है। मराठी है लेकिन अंग्रेजी भी तो है, बांग्ला है लेकिन अंग्रेजी भी तो है। हर तरफ अंग्रेजी को खुला रास्ता है। सिस्टम्स के माध्यम से, प्रणालियों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से हमने हिंदी को ना तो राजभाषा बना पाए हैं, ना राष्ट्रभाषा बना पाए हैं। इसलिए इसे बदले जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, और इसके लिए जन जागरण करने की जरूरत है, जिसके लिए वैश्विक हिंदी सम्मेलन निरंतर दिन रात काम कर रहा है। जागो और जगाओ, अपनी भाषा को बढ़ाओ, अपनी भाषा को अपनाओ। हम हैं, हमारी भाषा है तो हमारा गौरव है, देश का गौरव है, देश का विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी, और कि आपने हिंदी के प्रति जागरूकता अभियान एक छेड़ रखा है, और मुझे आशा है कि ये अभियान जारी रहेगा और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और जो स्पेस जो हमने खाली छोड़ रखा है, मैदान जो साफ कर रखा है, उस मैदान में हम जरूर अपना मकान बनाएंगे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे आज की इस टॉक को मैं विराम करता हूं, और फिर से मुलाकात होगी डॉक्टर गुप्ता के साथ राष्ट्रभाषा पे
और न्याय की भाषा पे आप सभी ने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।